हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एके लॉ क्लासेस में। आइए आज हम थर्ड पेपर यानी कि लॉ ऑफ क्राइम्स यानी आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 पर एक छोटा सा वीडियो सेशन बनाएंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सिलेबस है। सिलेबस में सबसे पहले अपराध विधि के बारे में बात होगा, फिर इसकी प्रकृति और परिभाषा, तत्पश्चात अपराध के आवश्यक तत्वों के बारे में बात करेंगे। फिर एक मैक्सिम है मेंस रिया एंड एक्टस रियस, मैक्सिम यानी कि सूत्र। इस सूत्र का क्या तात्पर्य है, यह क्या कहना चाहता है, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, फिर सामान्य अपवाद पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपराध विधि। अपराध विधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा विधि जो अपराध से संबंधित हो, अर्थात ऐसी विधि जो अपराध की परिभाषा को बताए, अपराध की प्रकृति को निर्धारित करे और उन अपराध से संबंधित जो दंड है उन दंड का भी निर्धारण करे कि किस अपराध के लिए कितना दंड होगा और कौन सा अपराध किस श्रेणी में आएगा, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, उसके लिए क्या जरूरी है, ऐसे कौन से आवश्यक तत्व होंगे कि जिनके पूरा किए जाने पर कोई अपराध का गठन होता है। और साथ ही साथ इसमें अपराध के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जैसे आपका दुराशय हो गया। दुराशय यानी दोषपूर्ण आशय, जिसको आप इंग्लिश में मेंस रिया या गिल्टी माइंड कह सकते हैं। कि जब व्यक्ति का माइंड गिल्टी न हो, अपराधी न हो या दुराशय पूर्ण न हो, उसमें दोषपूर्ण न हो, तब तक वो आशय जो होता है वो गलत नहीं होता है। यदि आपका आशय सही है, भले ही आपसे जाने अनजाने में कोई कार्य गलत हो जाए, बट आपका आशय अगर दोषपूर्ण नहीं है तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। वो ऐसे कार्य जो होते हैं वो कार्य आपके सामान्य अपराध में आ जाते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति से पहले भी हम अपराध विधि के प्रारंभ की बात करते हैं। ये सन 1837 से इस पर जो है कि इसके निर्माण के लिए चर्चा हुआ और उस पर बात हुई। फिर प्रथम विधि आयोग के लिए जो है यह कार्य सौंपा गया प्रथम विधि आयोग के द्वारा, और इसके जो प्रणेता हैं या इसके जो जन्मदाता हैं उनको आप लॉर्ड मैकाले बोलते हैं। मैकाले के माध्यम से जो है आईपीसी का निर्माण किया गया, वही इसके अध्यक्ष थे। तो जो आपकी भारतीय दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता 1860, इसका पूरा नाम है भारतीय दंड संहिता 1860, और ये संपूर्ण भारत पर लागू हो रहा है। 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। और इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर। 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर इस विधि का विस्तार होगा। आप कह सकते हैं कि ये भारतीय दंड संहिता जो है 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर इसको प्रवर्तन में लाया गया। इससे पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके ये अन्य राज्यों में इसका विस्तार था, बट 31 अक्टूबर 2019 से इसका संपूर्ण भारत पर यानी कि जम्मू कश्मीर सहित इसका विस्तार क्षेत्र हो गया। और आपको एक नई चीज भी बताएं कि अब हाल में नया संशोधन हो गया है और इस अधिनियम को बिल्कुल बदल दिया गया है। अब इसी का नाम भारत न्याय अधिनियम हो गया है, और उसको अभी आप लोगों को आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट सेशन से हो सकता है कि सभी विद्यार्थियों के सिलेबस में अगर वो विधि आ जाएगा तो इस विधि को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये जो आपकी आईपीसी है, आईपीसी 1860 वाली, यह प्रवर्तन में आया या लागू हुआ 1 जनवरी 1862 से। 1 जनवरी 1862 से भारतीय दंड संहिता 1860 पूर्णतः लागू हुआ। इसकी प्रकृति देखिए, इसकी प्रकृति है, यह एक आपराधिक विधि है। यह सिविल नेचर का नहीं है बल्कि क्रिमिनल नेचर का है। इसमें अपराध से संबंधित सभी प्रकार की बातों को बताई गई हैं, जैसे तमाम से अपराध की परिभाषा, उस अपराध का गठन कैसे होगा और उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, किस अपराध के लिए कितना दंड होगा, इन सारी चीजों का प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 में किया गया है। तो इसकी जो प्रकृति है यह आपराधिक प्रवृत्ति का विधि है। और इसकी परिभाषा देखिए, अपराध की परिभाषा, वैसे जो आपकी भारतीय दंड संहिता 1860 है, 1860 के धारा 40 में
अपराध की परिभाषा को बताया गया है। वैसे जो सामान्य परिभाषा है इसकी, जो विधिवेत्ताओं ने कहा हुआ है, जो कुछ विद्वानों ने कहा हुआ है, उनके अनुसार कहा गया है कि दोषपूर्ण कार्य जिसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है वह अपराध कहलाता है। और कुछ विद्वानों ने कहा हुआ है, जैसे एक आपके न्यायाधीश हुए हैं, उनका न्यायाधीश का नाम है न्यायाधीश महमूद हैं, उन्होंने कहा हुआ था, उन्होंने कहा कि ऐसा कार्य जो समाज के द्वारा वो है, क्या बोलते हैं आपको, घृणित है, समाज के द्वारा घृणित कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसे कार्य जो मानव के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, ऐसे कार्य जो अनैतिक हैं, ऐसे कार्य जो दोषपूर्ण है, या ऐसे कार्य जो दोषपूर्ण आशय के द्वारा किया जाता है, या ऐसा कार्य जिसके लिए विधि में दंड का प्रावधान किया गया है, और ऐसे कार्य को जिसे विधि के द्वारा निषिद्ध किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है, उसे रोका जाता है, उस पर रोक लगाई जाती है, ऐसे कार्य को अपराध कहा जाता है। ऐसे कोई भी कार्य, जैसे ऐसा कोई कार्य है जिसके लिए विधि क्या करती है, रोक लगाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति को मारना है, मारकर उसका सर फोड़ना है, तो क्या ऐसे कार्य के लिए कानून आपको इजाजत देता है? यदि ऐसे कार्य के लिए कानून आपको इजाजत नहीं देता है, यानी कि यह कार्य जब आप करोगे तो यह कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा, अर्थात यह कार्य अपराध है। उसके बाद हम अपराध के आवश्यक तत्वों को देखते हैं। आवश्यक तत्व में सबसे पहला आवश्यक तत्व यह है कि अपराध किनके बीच होता है? अपराध मानवों के बीच होता है। अगर अपराध हुआ है इट मीन्स किसी मानव ने ही अपराध किया है। जैसे यदि कोई जानवर, जंगली जानवर है, शेर है, बाघ है, हाथी या घोड़ा कोई भी है, या ऐसा कोई पालतू जानवर को ही मान लीजिए, यदि जानवर के द्वारा कोई ऐसा अपकृत्य किया गया या ऐसा कोई दोषपूर्ण कृत्य किया गया, तब भी उस जानवर को दोषी न मान करके उसके मालिक को दोषी माना जाता है। इसलिए यहाँ पे जानवर को न कह करके मानव को कहा गया है कि अगर अपराध होता है तो अपराध के लिए जो पहला आवश्यक तत्व है वो है मानव। दूसरा है दुराशय। दुराशय यानी दोषपूर्ण आशय, मेंस रिया, ऐसा आशय जो कपटपूर्ण है, ऐसा आशय जो दोषपूर्ण है। ऐसे आशय अगर हैं और ऐसे आशय के साथ आप दोषपूर्ण कार्य भी करते हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं जो दोषपूर्ण है। अच्छा, कार्य करने में कार्य का करना भी होता है और कार्य का न करना भी होता है, जिसे कार्य का लोप कहते हैं। यदि आपने कोई दोषपूर्ण कार्य किया तब भी अपराध के श्रेणी में आएगा और उससे अपराध का गठन हो सकता है। और यदि आपने कोई दोष जो आपको कार्य करना चाहिए था, यानी कि आपने दोषपूर्ण लोप किया, जानबूझ करके आपने ऐसा कार्य नहीं किया जिस कार्य को करने के लिए आप विधि के द्वारा आबद्ध थे, जिस कार्य को करने के लिए कानून ने आपको राइट दिया हुआ है, जिस कार्य को करने के लिए कानून ने आपको डिप्यूट किया हुआ है और उसके लिए आपको पावर दे रखी है, अगर वो कार्य आप नहीं करते हैं तो लोप माना जाता है, उसे हम दोषपूर्ण लोप कह सकते हैं। उसके बाद आपका जो चौथा कार्य आवश्यक तत्व होगा, अपराध का जो चौथा आवश्यक तत्व है वो समाज को हुई क्षति, यानी कि आपने जो कार्य किया वह कार्य, उस कार्य के द्वारा समाज को किसी न किसी प्रकार की क्षति होनी चाहिए। क्षति शारीरिक क्षति हो सकती है, मानसिक क्षति हो सकती है, सांपत्तिक क्षति हो सकती है, या उसकी ख्याति को नुकसान हो सकता है, उसकी गुडविल को क्षति पहुंच सकती है। तो अगर इस प्रकार की क्षति होते हैं और इन सभी तत्वों का अगर किसी कार्य में होना पाया जाता है तो आप समझिए कि अपराध का गठन हो जाएगा। अब हम आएंगे मेंस रिया एंड एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब देखिए होता है किसी कार्य का होना, कोई कार्य करना या किसी कार्य का होना पाया जाता है। और मेंस रिया मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण या दोषपूर्ण आशय, दुर्भावना या दोषपूर्ण आशय। यदि कोई कार्य, एक मैगजीम है कि उस मैगजीम का नाम है कि निसी एक्टस रियस मेंस सिट रिया, ठीक है, यहाँ पे है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया बोलते हैं।
एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट रिया का मतलब कि मेरे इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। ठीक है, मतलब मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो, इसमें ये हो जाएगा कि अगर ऐसा कार्य जिसमें मेरा दोषपूर्ण आशय नहीं है या ऐसा कार्य जिसमें दोषपूर्ण आशय नहीं है, उसमें दुर्भावना नहीं है, तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर ऐसा कार्य है, कोई भी कार्य, भले ही वह कार्य सही है लेकिन उसमें दोषपूर्ण आशय है यानी कि मेंसरिया है, तो वह कार्य भी अपराध का गठन करता है। तो इसके बारे में हम और विस्तार से इसकी पूरी मैगजीन को लिख करके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को देखिए। सामान्य आशय का मतलब होता है, सामान्य आशय का मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का पूर्व मस्तिष्क मिलन। ठीक है, पूर्व मस्तिष्क मिलन बोलते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति पहले से ही यानी कि प्री प्लान्ड होते हैं या किसी कार्य को करने के लिए पहले से ही उन्होंने एक बात पर एक भाव से क्या हो गए हैं, सहमत हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तो उसको हम सामान्य आशय बोलते हैं। इसकी धारा 34 है। यह धारा 34 है। यह एक अपराध नहीं होता है, यह अपराध के लिए एक कह सकते हैं कि साक्ष्य को प्राप्त कराता है, या कह सकते हैं कि यह साक्ष्य के रूप में प्राप्त होता है। यह स्वयं में एक अपराध नहीं है, बल्कि इस सामान्य आशय के अंतर्गत जितने भी अपराधी होते हैं, एक या एक से अधिक अपराधी होते हैं, सभी को ये मान करके दोषी माना जाता है कि सबके द्वारा ही वह कार्य उतना या उसी प्रकार से किया गया है जितना कि पहले व्यक्ति के द्वारा और जिस प्रकार से पहले व्यक्ति द्वारा किया गया है। जैसे सामान्य आशय में 4 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए कि किसी मकान के बाहर गेट पर खड़ा हुआ है, लोगों को देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा है, निगरानी कर रहा है। 2 व्यक्ति अंदर घुस गए हैं और एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जान से मार दिया है, एक व्यक्ति ने चोरी करी है और एक व्यक्ति जो है कुछ दूर पर, मकान से कुछ दूर पर खड़ा होकर के लोगों की निगरानी कर रहा है और उनको जो है इन्फॉर्म कर रहा है कि खतरा टल गया है या खतरा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मर्डर करने वाला केवल एक व्यक्ति था और चोरी करने वाला दूसरा व्यक्ति था। तीसरा व्यक्ति गेट के बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था और चौथा व्यक्ति कुछ दूरी पर खड़ा होकर के निगरानी कर रहा था। लेकिन इन अपराध में दोषी इन चारों को पाया जाएगा और इन चारों को दोषी उसी प्रकार से हम दोषी पाएंगे या दोषी ठहराया जाएंगे या ये दोषी होते हैं जिस प्रकार से पहले व्यक्ति ने मर्डर करी है और दूसरे व्यक्ति ने चोरी करी है। तो सभी व्यक्ति मर्डर और चोरी के लिए दोषी पाए जाएंगे। ये होता है सामान्य आशय। सामान्य उद्देश्य में देखिए, ये धारा 149 है। धारा 149 में सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, 4 से अधिक व्यक्ति, 4 है कि 5 व्यक्ति है, शायद 4 व्यक्ति है, तो 4 व्यक्ति जो है, 4 या 4 से अधिक व्यक्ति कहीं पे इकट्ठा होते हैं और वो किसी उद्देश्य को करने के लिए, भले ही उनका पहले से मस्तिष्क का मिलन न हुआ हो, आपस में वो पहले से प्री प्लान न किए हों, बाद में वो वहां पे इकट्ठा हुए और जो उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं बाकी लोग, उनके साथ बाकियों का शामिल हो जाना और उस कार्य को या उस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए अगर साथ देते हैं या उसमें शामिल होते हैं तो उसे सामान्य उद्देश्य कहा जाता है। और इसमें जो है, इसमें सामान्य इच्छा को अग्रसर करने के लिए, यानी कि सभी लोगों की अपनी जो इच्छा है, एक इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की एक जैसी इच्छा हो, इसमें उद्देश्य सेम होता है बल्कि इच्छा अलग अलग हो सकता है। तो ये सामान्य उद्देश्य होगा और ये सामान्य इच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम सामान्य अपवाद को देखेंगे। सामान्य अपवाद भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में धारा 76 से लेकर के धारा 106 तक के अंतर्गत बताया गया है। इसमें ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, ऐसे उपबंध किए गए हैं जिसमें
कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को अपराध से इतर यानी कि अपराध से अलग रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि वह व्यक्ति बिना किसी दोषपूर्ण आशय के, बिना किसी दुराशय के, अनजाने में या भूल करके या भूलवश या उसको इस बात का ज्ञान न होते हुए कोई ऐसा कार्य कर देता है, या अपने शरीर की सुरक्षा के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा के लिए या संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा कार्य कर दे जो अपराध जैसा होता है बट वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे हम सामान्य अपवाद कहते हैं। और ये भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में धारा 76 से लेकर के 106 तक के अंतर्गत आएगा। तो ये छोटा सा वीडियो सेशन, इसे आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। निश्चित रूप से यह आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।